हेलो फ्रेंड्स, सैनी स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज एलटी ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन फिजिकल एजुकेशन के तरफ से आज हम प्रैक्टिस सेट 25 और ये सेकेंड लास्ट, इसके बाद एक और क्लास में लूंगा जिसमें न्यूट्रिशन से संबंधित होगा। 3-4 प्रश्न होगा, वही छूट गया है, बाकी तो सब मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कहीं से कुछ प्रश्न छूट रहा है तो बेहिचक आप बताएं और मैं उसको भी करा दूंगा। यहाँ पे देखते हैं, जो इसमें 3-4 प्रश्न होंगे, 3 ही प्रश्न लिखा गया है। पहला, जो खेल के जो प्रमुख सिद्धांत क्या है और इससे भी संबंधित बहुत सारी चीजें इसमें आप देखेंगे। और बुद्धि के प्रकार एवं सिद्धांत और शारीरिक शिक्षा में जैविक आधार और जो स्टैंडर्ड मापन, 4 प्रश्न होंगे जिसमें 3 ही प्रश्न आपको थंबनेल में दिख रहा है, लेकिन 4 प्रश्न है। और वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, तब आपको समझ में आएगा। बार बार देखने से अच्छा है कि एक बार देखिए और ढंग से देखिए। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। वॉच टाइम वगैरह के लिए हमको बहुत वो नहीं है, ये मेरा एक शौक है, आपका सहयोग मैं करता हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत देखिए। यहाँ पे एक बार और मैं लास्ट में बता रहा हूँ कि यह मुख्य परीक्षा 200 अंक का होगा और खंड क में जो 10 प्रश्न होंगे 125 शब्द में और एक प्रश्न 8 अंक का होगा। खंड क में 10 प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरी होंगे, 200 शब्द में लिखना है और 12 अंक। और पूरा समय कितना होगा? 3 घंटा, यानी 3 घंटे में आपको 20 प्रश्न आपको करना। मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि प्रश्न थोड़ा सा कम हो जाए, यानी उत्तर थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन प्रश्न मत छोड़िएगा। प्रश्न छोड़ने का मतलब है कि अगर आप इसको छोड़ते हैं तो 12 अंक कम हो जाएगा, इसको छोड़ते तो 8 अंक कम हो जाएगा। और कुछ लिखेंगे तो 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, जैसा आप लिखेंगे उतना आपको मिलेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि प्रश्न मत छोड़िएगा, सारे प्रश्नों को आप लिखने का प्रयास करिएगा, यानी सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। आप प्रश्न मत छोड़िएगा। ऐसा मत करिएगा कि किसी की जानकारी बहुत अच्छी है तो उसमें ज्यादा लिख दें, बाकी को न लिखें। लिखें सब, क्योंकि उसमें सब कुछ एकदम निर्धारित दिया रहेगा, इतने ही में आपको सब कुछ करना है। तो आइए हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रमुख खेल सिद्धांत जो प्ले थियरी है क्या है? विभिन्न खेल सिद्धांतों और उनके जनक के साथ संक्षेप में वर्णन करते हुए शारीरिक शिक्षा में उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी जो प्रमुख खेल सिद्धांत, देखिए ये जो प्रश्न है, मेरे हिसाब से ये 125 शब्दों के दृष्टिकोण से हम बनाए हैं। आप बेहतर हैं, अगर आप चाहते हैं तो 200 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं है, आप तो जानते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिएगा उत्तर, ये प्लेइंग सिद्धांत होता क्या है? खेल सिद्धांत बच्चों के विकास, सीखने और शारीरिक क्रियाओं में खेल की भूमिका को समझने वाले विचारों का समूह है। ये सिद्धांत बताते हैं कि खेल शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। इसी को हम कहते हैं खेल सिद्धांत। अब खेल सिद्धांत कौन और किसने दिया है, इसकी बात करते हैं। प्रमुख खेल सिद्धांत, यहाँ पे देखिएगा प्रमुख खेल सिद्धांत में आपके लिए जितने भी खेल सिद्धांत हैं उन सभी को यहाँ पे लिख करके उनके जनक का भी नाम लिख दिया है। देखिए, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत जो सरप्लस एनर्जी थ्योरी होती है, उसको हमने लिख दिया। इसके जो जनक है हर्बर्ट स्पेंसर और जो फ्रेडरिक शेलर हैं, ये अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत को प्रतिपादित किए हैं, इनके जनक हैं, इनके प्रवर्तक हैं। इसमें क्या होता है आप जान सकते हैं कि आप देखते होंगे छोटा बच्चा, आप जितना भी उसको डांट लीजिए, जितना भी उसको अपने कस्टडी में रख लीजिए, जैसे ही उसको मौका मिलता है तो बच्चों में खेलने के लिए चला जाता है और खेल करके अपनी एनर्जी नष्ट करता है। वो तब तक खेलता रहता है जब तक ऊर्जा नष्ट नहीं हो जाता है। तो समझिए कि ऊर्जा को नष्ट करने का भी एक साधन क्या है? खेल। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है, तो सारा एनर्जी वहीं खर्च हो जाता है और पूरा उसके पास एक्सेस एनर्जी, माने अतिरिक्त ऊर्जा रह ही नहीं पाता है और किसी तरह से मजबूरी बस सुबह मॉर्निंग वॉक करना शुरू करता है, उसके पास ऊर्जा ही नहीं है खेले। दूसरा, विश्राम सिद्धांत।
इसको लेजारस, लॉर्ड कैम्स और GTW ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जो रिलैक्सन थ्योरी जिसको कहते हैं, विश्राम सिद्धांत, रिलैक्स थ्योरी जिसको विश्राम सिद्धांत कहते हैं, पूर्व अभ्यास सिद्धांत जो प्री एक्सरसाइज थ्योरी, इस सिद्धांत के प्रवर्तक कार्ल क्रूज, माने इस सिद्धांत के प्रवर्तक है कार्ल क्रूज। इसी सिद्धांत में मानव क्रीड़ा और खेल क्रीड़ा नामक पुस्तक कार्ल क्रूज के द्वारा लिखी गई है। पुनरावृत्ति सिद्धांत स्टेनली हॉल ने इस सिद्धांत को दिया है, जो विरेचन धारणा की, जो इस धारा के प्रवर्तक है अरस्तु, यानी जो विरेचन सिद्धांत खेल से संबंधित है, यह अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। 125 शब्दों में हम देने का प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम इतना तो लिख देंगे, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चा जानता है, सारे थ्योरी जानता है। मनोविश्लेषण विचारधारा के जो प्रवर्तक है, जो ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रायड है, यानी जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है, ये खेल के सिद्धांत है, इसके जनक है सिगमंड फ्रायड। और खेल ही जीवन है, प्ले इज लाइफ थ्योरी की धारणा किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था। इसके प्रवर्तक या जनक जॉन डीवी हैं। निसर्ग अनुष्ठान जो धारणा का सिद्धांत खेल का है, वो रूसो का है। संज्ञानी धारणा का सिद्धांत जीन प्याजे। विस्तारण धारणा लैज तथा कलेपाड़ी, और सहज प्रवृत्ति धारणा जो विलियम मैकडूगल, धारणा नहीं है देखिएगा भाई, ये धारणा है। दरअसल की मोबाइल से टाइप करने में थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक हो जाता है, लिख देता है, उसको दबा दिया जाता है, वो पेस्ट कर लेता है, कहीं दिमाग से उतर जाता है, धारणा तो धारणा है। आप देखिएगा, मैं बताता हूं कि भाई ह्यूमन इरेर आ सकता है। थोड़ा सा हमने इसको विस्तार कर दिया, हालांकि जो चीजें हमने बता दिया है, प्रमुख खेल के जो सिद्धांत 4 का ऊर्जा सिद्धांत, शीलर जो है स्पेंसर, क्या खेल शरीर की फालतू ऊर्जा को बाहर निकालने का एक साधन है। विश्राम सिद्धांत जो लेजारस के अनुसार हम खेल कड़ी मेहनत के बाद शारीरिक मानसिक थकान से राहत पाने का एक तरीका है। पूर्व अभ्यास सिद्धांत कार्ल क्रूज ने मानना है कि खेल वयस्क जीवन के लिए आवश्यक कौशलों का अभ्यास करने का अवसर है। पुनरावृत्ति सिद्धांत स्टेनली हॉल के अनुसार खेल विकास के चरणों के माध्यम से मानव सभ्यता के इतिहास को दोहराया जाता है। थोड़ा सा हल्का समय विस्तारित कर दिया, सबका लिखता तो बहुत ज्यादा हो जाता, इसलिए मैंने खेल सिद्धांत और उनके जनक का हमने यहाँ पे चर्चा किया है, जिससे कि आपको जानकारी हो। देखिए, जो शारीरिक शिक्षा में खेल सिद्धांत का क्या महत्व है, इसके भी बारे में थोड़ा सा जान लें। यह सिद्धांत शारीरिक शिक्षा में बच्चों को क्रियाशील रखकर उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में मदद करते हैं। खेल से सहयोग, टीम भावना, सामाजिक मेलजोल और तनाव कम करने जैसे कौशल विकसित होते हैं। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, बल्कि बच्चों को जीवन के लिए आवश्यक रणनीतियां सिखाता है। ये आपका हम देख सकते हैं शारीरिक शिक्षा में इस खेल का क्या महत्व है। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मैं एक चीज बता दूं कि इस समय टीजीटी के कॉम्पिटिटर कम हो गए हैं। जो बेस्ट कॉम्पिटिटर हैं वो तो चले गए हैं एलटी ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन के। सारी ऊर्जा, कम से कम जो बेस्ट कॉम्पिटिटर 3,000 से 3,500 या 4,000 के बीच में है, वो सब अपनी सारी ऊर्जा एलटी ग्रेड मेंस में झोंक दी है। तो ये एक बहुत सुनहरा अवसर है जो टीजीटी की तैयारी कर रहा है, जो कम से कम जो बेस्ट कॉम्पिटिटर थे उनसे थोड़ा सा प्रभावित हैं। अगर उस टीजीटी की जो तैयारी कर रहा है तो ये 1 और ये 2 और ये 3, ये हमारा पीडीएफ बहुत परफेक्ट पीडीएफ है। आप देखेंगे तो ऐसा पीडीएफ नोट्स आपको कहीं कोई भी यूट्यूब पे उपलब्ध करा ही नहीं सकता है कि जिसमें प्रश्न के साथ व्याख्या हमने दिया है। एक प्रश्न में कम से कम 5 प्रश्न तैयार होगा। अगर इसे प्राप्त करना है तो 94 50 85 0 327 पे ये 100 रुपया में ये पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकता है। आप मेरे को मैसेज करेंगे
कि मुझे एलटी ग्रेड या टीजीटी का जो भी चाहिए, तो मैं आपको एक बार कोड भेजूंगा और आप 100 रुपया भुगतान करेंगे, ये सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। और जितना मैं क्लास लूंगा अपडेटेड आपका उसमें उसी पैसे में मैं देता जाऊंगा, उसका कोई एक्सेस चार्ज नहीं है। और सारी शिक्षा जो एलटी ग्रेड मेंस का एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं वो 50 रुपया में इसी नंबर 9450850327 पे संपर्क करके ये सारा अब तक जितना हमने पढ़ाया है, ये 25वां सेट पढ़ाया, 25वां सेट तक आप चाहते हैं तो ये पीडीएफ, स्टैंडर्ड पीडीएफ आज जो कुछ लिए होगा तो वो दे सकता है, इस पे प्राप्त कर सकता। और एक जरूर निवेदन मैं करूंगा कि जो भी व्यक्ति अगर मेरा पीडीएफ 50 रुपया वाला या 100 रुपया वाला 150 रुपया वाला प्राप्त कर रहा है, भाई एक दूसरे से मत शेयर करें। अगर उसे जरूरत है तो एक बार उसे कह दीजिए इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए और सर से मंगा लीजिए। अब मेरे मेहनत को आप ऐसे हवा में उड़ा देंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कि आप सोचते होंगे चलो यार 100 रुपया में हमने मंगाया, तू 50 रुपया दे दो हम तुमको दे देंगे। तो अपने पैसे को कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए ऐसा मत करिए कि जिससे कि मतलब मेरा नुकसान हो। तो ऐसा ना करिए, आप शेयर मत करिए, आप कह दीजिए इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए और पीडीएफ प्राप्त कर लिए। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए 50-100 रुपया होता क्या भाई, 500-500 रुपया का बैच लेते हैं हम, तो कुछ फ्री में सब कुछ देते हैं। 50 रुपया पीडीएफ के लिए भी आप क्या करते हैं, बांट देते हैं। एक सज्जन, एक मैं नहीं बताऊंगा, चलिए। बुद्धि के प्रकार, प्रमुख सिद्धांत, बुद्धि के परीक्षण तथा मानक बुद्धि परीक्षण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी बुद्धि के प्रकार, सिद्धांत, उसके परीक्षण को संक्षेप में वर्णन करिए। 125 वर्ड के हिसाब से मैंने इसको तैयार कराया। मनोवैज्ञानिक खंडाई के अनुसार बुद्धि के 3 मुख्य प्रकार हैं, जैसे मूर्त बुद्धि मशीनों वस्तुओं के लिए, अमूर्त बुद्धि ज्ञान विचारों के लिए, और सामाजिक बुद्धि लोगों के साथ संबंध के लिए। यह क्षमताएं व्यक्ति के कौशल, सीखने के तरीके और व्यवहार को निर्धारित करती है। और बुद्धि के प्रकारों का विस्तृत जो विवरण है वो निम्न है, जिसे हम आपको दिखाने और समझाने वाले हैं। आज बात करते हैं। आप देखिए मूर्त या यांत्रिक बुद्धि क्या होता है, इसे आप देखिए, इसके अर्थ के दृष्टिकोण से देखें, यह बुद्धि ठोस वस्तुओं, मशीनों और उपकरणों से संबंधित है। यानी जैसे जो हाई लेवल के लोग हैं, जैसे इंजीनियर, मिस्त्री, बढ़ई, ये सब चीजों मशीन का प्रयोग करते हैं, उसी को कहते हैं मूर्त या यांत्रिक बुद्धि परीक्षण। ऐसे समझते हैं। विशेषताएं क्या है, इसमें व्यक्ति वस्तुओं को देखकर या छूकर समझता है। उदाहरण इंजीनियर, मिस्त्री, बढ़ई, शिल्पकार और चालक, ये है, इसको कहते हैं यांत्रिक बुद्धि परीक्षण। दूसरा है अमूर्त या सूक्ष्म बुद्धि। अर्थ, यह बुद्धि विचारों, शब्दों, प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से काम करती है। विशेषता क्या है, इसमें व्यक्ति सूक्ष्म और जटिल समस्याओं को हल करता है, जैसे वैज्ञानिक, दार्शनिक, साहित्यकार, डॉक्टर और गणितज्ञ। इसको बोलते हैं अमूर्त सूक्ष्म बुद्धि। देखिए तीसरा है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि अर्थ, यह अन्य मनुष्यों के साथ व्यवहार संबंध स्थापित करने और तालमेल बिठाने की योग्यता है। और इसकी विशेषता क्या, इसमें व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों में सही निर्णय लेता है। उदाहरण नेता, व्यापारी, समाज सेवक और कूटनीतिज्ञ। तो हमने देखा ये तीनों प्रकार के बुद्धि को कितनी सरलता से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। आप याद करते रहिए भाई, पढ़िए ना किसी के, श्याम नारायण जी का ही बुक पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए आप कितना याद कर पाते हैं। मैं जैसे, ऐसा नहीं है कि हम ही ब्रह्मा है, लेकिन 10 तरह का हम शोध करने का प्रयास करते हैं। 10 जगहों से मैं देखता हूं कि कौन बेस्ट होगा, कौन सरल होगा, जिसे आप समझ सकते हैं, वो चीजें हम देने का प्रयास करते हैं। बाकी आप ही जैसे हम भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर सब कुछ भरा हुआ है। मैं भी कहीं पढ़ता हूं, अध्ययन करता हूं, उसमें सोचता हूं, विचारता हूं, फिर मैं लिखता हूं। यहां देखिए बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत क्या है। एक तत्व सिद्धांत बीने द्वारा प्रतिपादित बुद्धि को एक सामान्य क्षमता मानता है, इसी को हम कहते हैं एक तत्व सिद्धांत। द्वितत्व सिद्धांत, स्पीयरमैन ने बुद्धि को जी यानी जनरल यानी सामान्य और यस जो स्पेसिफिक यानी विशिष्ट कारकों में विभाजित किया है। डी
यानी दो भागों में, यानी हम कह सकते हैं कि सामान्य और विशिष्ट बुद्धि के रूप में इसको बांटा है। बहुतत्व सिद्धांत थांडाई के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र कारकों का समूह है। आप जान सकते हैं कई तरह के बुद्धिमान होते हैं, कुछ मूर्ख होते हैं, कुछ महामूर्ख होते हैं, कुछ बुद्धिमान कुछ महाबुद्धिमान होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं। अब बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि मत्ता, भाषाई, तार्किक, संगीतमय, स्थानिक आदि बताई है। 8 प्रकार के बताए हैं। अब देखिए जो त्रितंत्र सिद्धांत, ये स्टेनबर्ग के अनुसार बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक होती है। समूह कारक सिद्धांत जो थर्स्टन ने प्राथमिक और मानसिक क्षमताओं पर जोर दिया है, पीएमए पे जोर दिया है। तो इस तरह से बुद्धि के जो प्रमुख सिद्धांत को हमने बताने का प्रयास किया। और यहां पे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, शारीरिक शिक्षा में जैविक आधार क्या है? इसके प्रमुख घटकों का वर्णन करते हुए स्पष्ट कीजिए कि यह खेल प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है। बहुत सारे बच्चों का एक मैसेज आया था कि सर जैविक आधार पे, जो वृद्धि विकास है ना वो भी जैविक के आधार पे है, जो बच्चों का अवस्था है ना वो सब जैविक के आधार पे है। तो मैं एक थोड़ा सा संक्षेप में जैविक आधार क्या है वो बताने का हमने प्रयास किया है। शारीरिक शिक्षा में जैविक आधार का यानी हमको बायोलॉजिकल जो बेस क्या होता है, अर्थ मानव शरीर की संरचना, वृद्धि, विकास, अनुवांशिकता और क्रियात्मक क्षमताओं से है, जो व्यायाम और खेल के दौरान काम करती है। यह इस बात पर आधारित है कि शरीर का विकास कैसे होता है और शारीरिक गतिविधियों से अंगों की कार्य क्षमता कैसे बढ़ती है। इसी को हम कहते हैं जैविक आधार। तो इस तरह से आप इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने समाहित किया है। शारीरिक शिक्षा के प्रमुख जैविक आधार के प्रमुख घटक, यानी जैविक आधार के प्रमुख घटक क्या है? अनुवांशिकता, जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं, जो जिन बाय जिन वो ट्रांसफर होता है। तो यह शरीर का सबसे बुनियादी आधार है जो माता पिता से प्राप्त शारीरिक ढांचा, हड्डियों की संरचना, मांसपेशियों के प्रकार को निर्धारित करती है। अक्सर आपने देखे प्रत्यागमन का नियम में थोड़ा सा दो चीजें होती है। आप देखे होंगे कि काले माता के पिता के लड़के काले, गोरे माता के पिता के गोरे, बुद्धिमान के बुद्धिमान, मूर्ख के मूर्ख। लेकिन कभी कभी हमको देखते हैं जो प्रत्यागमन का नियम के अनुसार कि काले माता पिता के लड़के गोरे और गोरे माता पिता के लड़के काले, मूर्ख माता पिता के लड़के बुद्धिमान। ये अपवाद का बात है, 100% नहीं अपवाद में है। लेकिन अधिकतर क्या है, जैसा जीन होता है वैसे ही ट्रांसफर होता है, यानी जैसा मतलब आपका हेरिडिटी है उसी तरह का आप में भी वो चीजें आता है। नेक्स्ट, वृद्धि और विकास आप जान सकते हैं यह जन्म से लेकर परिपक्वता तक शारीरिक आकार, लंबाई, भार और अंगों की कार्यप्रणाली में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को दर्शाता है। आप देखते हैं वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक विकास अनवरत चलता रहता है। लेकिन वृद्धि क्या है? अब जिसमें हम हैं हमारी लंबाई अब बढ़ गई, अब लंबाई में कुछ परिवर्तन नहीं होना है, लेकिन क्या मृत्यु के अंतिम दिन तक हम कुछ सीखते रहेंगे, हमारा कुछ विकास होता रहता है, कुछ अनुभव बढ़ता रहता है। ये नेक्स्ट है पर्यावरण। अनुवांशिकता के साथ साथ व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है वह उसके विकास, पोषण, व्यायाम को प्रभावित करता है। वातावरण यानी जिस इन्वायरमेंट में आप रहेंगे उसी तरह से आप ढल जाएंगे। लोग बताते हैं, बहुत विद्वानों ने कहा है कि अगर एक मूर्ख बालक को भी अच्छे इन्वायरमेंट में रख दिया जाए तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। एक बुद्धिमान बालक को भी अगर एक मूर्ख कैटेगरी में रख दिया जाए तो धीरे धीरे वो मूर्ख हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि जो चील के बच्चों को मुर्गी के साथ रख दिया गया तो उसके अंदर मुर्गी जैसा हरकत आ जाता है और वो कोस करके मर जाता है। तो ये चीजें हैं वातावरण, आपका कैसा वातावरण है। क्रियात्मक प्रणालियां, इसमें तंत्रिका तंत्र, श्वसन, रक्त परिसंचरण, मस्कुलर सिस्टम का खेल कूद के दौरान कुशलता
काम करना शामिल होती है, कुशलता से काम करना शामिल होती है क्रियात्मक प्रणाली, जिसको सारी चीजें के जैविक आधार के प्रमुख घटक है। और परिपक्वता, यह जैविक वृद्धि का एक चरण है जो शरीर को नए और कठिन शारीरिक कौशल सीखने के लिए तैयार करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रमुख घटक। और आगे चलते हैं कि शारीरिक शिक्षा में जैविक आधार का क्या योगदान है। योगदान, उचित प्रशिक्षण निर्धारण, जैविक आधार के माध्यम से प्रशिक्षक को छात्र की उम्र, अनुवांशिक क्षमताओं, तेज दौड़ना या सहन शक्ति के अनुसार शारीरिक व्यायाम निर्धारित करने में मदद मिलती है। दूसरा, वृद्धि और विकास में सहायता, नियमित शारीरिक गतिविधियों से हड्डियों की मजबूती, मांसपेशियों का विकास, शारीरिक अंगों की कार्यक्षमता जैसे हृदय गति में सुधार होता है। स्वस्थ जीवन शैली, यह मोटापे, मधुमेह और अन्य बीमारियों के जोखिम को कम करके एक स्वस्थ और क्रियाशील जीवन जीने में मदद करता है। बेहतर प्रदर्शन, यह जैव यांत्रिकीय सिद्धांतों के उपयोग करके शारीरिक गतिविधियों के दौरान शरीर की गति को विश्लेषण करता है, जिससे खेल प्रदर्शन में सुधार। निष्कर्ष, संक्षेप में जैविक आधार यह सुनिश्चित करता है कि शारीरिक व्यायाम शरीर की प्राकृतिक रचना, अनुवांशिकता के अनुरूप और अंगों का सुचारू विकास करे। तो हमने देखा शारीरिक शिक्षा में जैविक का क्या योगदान है। और नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न हम आपको एक और लेके आएंगे, जो मानक परीक्षण क्या है समझाइए। 125 वर्ड का सारे प्रश्न का था ये। मानक परीक्षण क्या है समझाइए। देखिए, मानक परीक्षण वह होता है जो वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया गया हो तथा जिसके परिणाम विश्वसनीय और सही हो। किसी भी परीक्षण की वैज्ञानिक प्रामाणिकता निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर करती है। जैसे यहाँ पे देखिए, विश्वसनीयता का अर्थ है कि यदि किसी परीक्षण को एक ही समूह पर बार बार लागू किया जाए तो उसके परिणाम समान आएंगे, उसी को विश्वसनीयता कहते हैं। विश्वसनीयता के मापने की जो प्रमुख विधियां क्या है, जो स्प्लिट हाफ विधि, जो स्प्लिट हाफ मेथड और टेस्ट रीटेस्ट मेथड और जो कूडर रिचर्डसन विधि के माध्यम से हम विश्वसनीयता को माप सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित होता है, रिजल्ट उसका बार बार आता है, चाहे जितनी बार उसका परीक्षण कर लें रिजल्ट उसका बार बार वही आएगा। वैधता का अर्थ है कि परीक्षण वही मापे जिसके लिए उसे बनाया गया है। परीक्षण वही मापे जिसके लिए उसे बनाया गया। यदि परीक्षण अपने उद्देश्य को सही ढंग से मापता है तो उसे वैध माना जाता है। नेक्स्ट, जैसे उदाहरण, यदि फिटनेस टेस्ट बनाया गया है तो वह वास्तव में फिटनेस ही मापे। अब जैसे मान लीजिए, आप कर लीजिए कि हम बहुत अच्छे फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और चलते हैं हम अपना टेस्ट क्रिकेट में देते हैं, तो बेस्ट आप नहीं देख सकते हैं। यानी फुटबॉल के मापने वाले यंत्र को उस यंत्र के माध्यम से क्रिकेट की प्रामाणिकता को मापे तो ये संभव नहीं है, वो वैध नहीं है। तो वैधता यानी जिस काम के लिए जिसको बनाया गया है, अगर हॉकी का कोच है तो फुटबॉल को न खिलाए, वो नहीं खिला सकता है। फुटबॉल का कोच बेस्ट हॉकी की कोचिंग नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिव। वस्तुनिष्ठ का अर्थ है कि परीक्षण के परिणाम जांचने वाले व्यक्ति पर निर्भर न हो। अलग अलग परीक्षक भी एक ही जैसे परिणाम दे, परीक्षण वस्तुनिष्ठ माना जाता है। आप देखे होंगे कि जो ऑप्शन जो आप परीक्षा देते हैं भाई, जो दे करके आए हैं, अगर हमने ए को बी को सही मान लिया है तो चाहे जितने लोग इसको परीक्षण करेंगे तो बी को ही उन्हें सही करना है, सी को हमने सही तो सी को, इसी को वस्तुनिष्ठता बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। नेक्स्ट, जो नॉर्म है, नॉर्म्स का अर्थ है मानक या मापदंड जिनके आधार पर किसी व्यक्ति के प्रदर्शन की तुलना की जाती है। जो मानक या मापदंड जो बना दिया जाता है उसी आधार पे व्यक्ति की प्रदर्शन की तुलना की जाएगी कि इस तरह का आपको करना है, किस तरह से आप कर लेते हैं तो परफेक्ट माना जाएगा। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो परफेक्ट नहीं माने जाते हैं। इन्हें सांख्यिकीय विधियों से तैयार किया जाता है। प्रमुख विधि जो परसेंटाइल स्केल है और सिग्मा स्केल है, हल स्केल है और जेड स्केल है।
और पांचवा है मानक। जो नॉर्म तैयार किया गया है उसमें एक मानक तय करना मानक कहलाता है। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि परीक्षण मापन क्या है। और आज के लिए इतना ही। और संपूर्ण समझिए कि जे बस संपूर्ण क्लास हो चुका है। एक क्लास में और लूंगा जिसमें न्यूट्रिशन वगैरह कुछ चीजें बच गया है, उस पे भी मैं आपको एक वीडियो लेके आऊंगा। अगर आपको लगता है कि कहीं छूट गया है तो बेहिचक बताएं। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।